नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग शुक्ला और आप देख रहे हैं बैट बल्ला बॉल। बैट बल्ला बॉल में आज हम एक नई कहानी लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि कोई खेल कैसे किसी समुदाय को एक आर्थिक ताकत में तब्दील कर देता है। तो शुरुआत करते हैं। भारत का सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घराना टाटा। इसमें बताने की क्या बात है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन अगर यह कहा जाए कि घर घर में जाने जाने वाला नाम टाटा और जिस पारसी समुदाय से टाटा ताल्लुक रखते थे उसके आर्थिक तौर पर ताकतवर होने के पीछे क्रिकेट है, तो तब शायद आपको यकीन नहीं आएगा। लेकिन भारत में क्रिकेट के इतिहास और विकास की कहानी से गुजरिएगा तो पाइएगा कि पारसी समुदाय के भारत में आर्थिक ताकत बनने की एकमात्र वजह तो क्रिकेट नहीं रही, लेकिन इस समुदाय के विकास की एक बड़ी वजह जरूर क्रिकेट रही। क्रिकेट का खेल भारत में अंग्रेज लेकर आए, यह बात हम सभी जानते हैं। आज भारत की जिस क्रिकेट टीम को, जिस महाशक्ति को दुनिया सलाम करती है, उसकी नींव के पत्थर में पारसी समुदाय है। यही लोग थे जिन्होंने भारत में सबसे पहले क्रिकेट खेला और उसका प्रारंभिक ढांचा खड़ा किया। सवाल उठता है कि छोटा सा पारसी समुदाय जिसकी आबादी आज 1 लाख से भी कम है, ताजा आंकड़ा शायद 53,000 का है, उसने इस खेल को भारत में सबसे पहले क्यों सीखा, किस लिए सीखा? जबकि तब के भारत में सामाजिक रूप से प्रभावशाली और बड़ी जनसंख्या वाले हिंदू और मुसलमान इस खेल से जरा उखड़े उखड़े ही रहते थे। इसकी कहानी जरा दिलचस्प है और क्रिकेट के साथ साथ ये कहानी व्यापार, सत्ता और संस्कृत की भी है। जब अरब के इस्लामी शासकों ने पर्शिया या फारस या यूं कह लीजिए आज के ईरान पर आक्रमण शुरू किए, तब बड़ी तादाद में आग को पूजने वाला पारसी समुदाय ईरान से इधर उधर भागा। पारसी भारत में भी आए और गुजरात के समुद्री तटों के किनारे आ बसे। भरूच, अंकलेश्वर, सूरत, नौसारी ये शुरुआती शहर और कस्बे थे जहां पारसी समुदाय ने अपनी बस्तियां बसाई। अपने देश घर बार छोड़कर आए पारसी समुदाय के सामने अब यह समस्या थी कि जिंदगी कैसे चलाई जाए। दर बदर हुए इन लोगों ने उस वक्त के भारतीय समाज की एक प्रवृत्ति को पकड़ा। पारसियों ने देखा कि भारत के उच्च वर्गीय हिंदू और मुसलमान भारतीय कारोबार को छोटा काम समझते हैं, हेठा काम समझते हैं। लोग या तो किसान हैं, कामगर हैं, जमींदार हैं या शाही तंत्र के मुलाजिम यानी नौकरी करते हैं। पारसियों ने भारत के व्यापार जगत के इस खालीपन को भरा और कारोबार में पांव जमाना शुरू किया और धीरे धीरे भारतीय की अर्थव्यवस्था के प्रवाह में पारसियों की नाव चल निकली। यह पारसियों के भारत के में आगमन की बात थी। अब जरा इसके 100-200 साल आगे निकल आते हैं। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था। व्यापार करने के नाम पर भारत में घुसे अंग्रेज अब भारत की शासन सत्ता में भी दखल देने लगे थे। सन 1700 या यूं कह लीजिए 1700 के पहले और दूसरे दशक तक तब का बंबई सत्ता और व्यापार की नई ताकत के तौर पर उभर चमका था। पारसियों के पुरखे फारस की खाड़ी के किनारे रहने वाले थे और व्यापार के दांव पेच में उनका दिमाग बहुत तेजी से चलता था। जैसे जैसे मुंबई सत्ता के केंद्र के तौर पर उभरा, अंग्रेजों की आमद शहर में बढ़ी, व्यापार बढ़ा, वैसे वैसे पारसी गुजरात के समुद्री तटों वाले शहर कस्बों को छोड़ अब की मुंबई की ओर रुख करने लगे। पारसियों के पास दूरदृष्टि थी और वो शायद समझ गए थे कि अब काफी दिनों तक भारत के कारोबार और सत्ता के नीति नियंता अंग्रेज ही होने वाले हैं। व्यापार और कारोबार की बागडोर भी उनके हाथ में रहेगी। ऐसे में पारसी समुदाय अंग्रेजों से निकटता बढ़ाने के मौके ढूंढने लगा, बहाने खोजने लगा और उनके अंग्रेजों के नजदीक आने का सबसे बड़ा जरिया बना क्रिकेट का खेल। इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब में लिखते हैं कि आज हम साउथ मुंबई के जिस हिस्से में विक्टोरिया टर्मिनस, बॉम्बे यूनिवर्सिटी और हाईकोर्ट को देखते हैं, वहां कभी घास के हरे भरे उबड़ खाबड़ मैदान हुआ करते थे। इसी के बगल समतल परेड ग्राउंड पर अंग्रेज अपनी ऊब और अकेलापन दूर करने के लिए क्रिकेट खेला करते थे। बल्ले और गेंद से खेले जाने वाले इस खेल को अचरज भरी निगाहों से हिंदू, मुसलमान, पारसी सब देख रहे थे। लेकिन इस खेल की ताकत को सबसे पहले पहचाना पारसियों ने। पारसियों के पास अंग्रेजों जैसे इंग्लैंड में बने बेहतरीन बैट बॉल तो नहीं थे, तो उन्होंने देसी तरीकों से इस खेल की नकल शुरू कर दी। बर्तनों और चिमनियों के विकेट बनाए गए, छाते से बल्ले का काम लिया गया, कपड़ों के चीथड़ों को चमड़े में भरा गया और उन्हें मोची से सिलवाया गया। यही पारसी क्रिकेट की पहली बॉल थी। विदेशी खेल खेलने का यह देसी तरीका था जो कि पारसी ने अपनाया। अंग्रेज
क्रिकेट को सफेद पैंट शर्ट पहन जेंटलमैन की तरह खेलते थे, उनके खेले हुए खेल को जेंटलमैन कहा जाता था। लेकिन पारसी अपने पारंपरिक पहनावे, जो कुछ थोड़ा थोड़ा कुर्ते पैजामे जैसा दिखता था, उसी में खेल रहे थे। उस विचित्र पहनावे का अंग्रेज मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन पारसी रन लेने के लिए उसी विचित्र पहनावे में दौड़ लगाते थे, और यह दौड़ धीरे धीरे उन्हें अंग्रेज शासन और व्यापारियों के करीब ले आई। इसी करीबी के चलते पारसी समुदाय को बड़े बड़े मौके भी मिलने लगे। व्यापार के बदलते तरीकों के बीच पारसी समुदाय एक मध्यस्थ, जिसे बिजनेस की जगत की भाषा में दलाल और बिचौलिया भी कहते हैं, उभरा। यूरोप का माल अब भारतीय बाजारों में खूब आ रहा था, और भारत का माल इंग्लैंड और यूरोप की ओर जा रहा था। इसके व्यापार और कमीशन एजेंट के तौर पर पारसी समुदाय ने जमकर पैसा कमाया। बाद में चीन में अफीम के व्यापार में अंग्रेजों के सबसे बड़े भागीदार पारसी ही बने, और चीन में अफीम के कारोबार के चलते इस समुदाय पर अकूत पैसा बरसा। इस कमाई की सबसे बड़ी वजह थी पारसी समुदाय की अंग्रेजों से निकटता, और इस निकटता की सबसे बड़ी वजह था क्रिकेट। क्रिकेट से अंग्रेजों के करीब आए गुजराती बोलने वाले पारसी अब अंग्रेजी भी सीखने लगे थे। वो समझ गए थे कि क्रिकेट की ताकत को, और उनका रुझान अंग्रेजी संगीत की ओर भी बढ़ने लगा। पारसी सैकड़ों पहले भले ईरान से भारत आए हों, लेकिन अब वे भारत के पहल लोग थे जो बंबई में अंग्रेजों द्वारा स्थापित बहुत अभिजात और एलीट क्लबों में नाच रहे थे, उनके साथ उठ बैठ रहे थे। उच्च वर्गीय हिंदू ये सब देखकर बहुत हैरान थे, सदमे में भी थे। उन्हें बहुत बाद में समझ में आया कि क्रिकेट का यह खेल पारसियों और अंग्रेजों को बहुत करीब ले आया है, और शासन सत्ता में पारसियों का दखल उनकी जनसंख्या के हिसाब से बहुत ज्यादा है, जबकि बड़ा सामाजिक दबदबा रखने वाले हिंदू मुसलमान अभी अंग्रेजी सत्ता से काफी दूर थे। लिहाजा हिंदू और मुसलमानों ने भी पारसियों की देखा देखी क्रिकेट खेलना शुरू किया। बाद में समुदाय और धर्म के आधार पर बनी टीमों में प्रतियोगिताएं होने लगी, जो तत्कालीन मुंबई में बहुत लोकप्रिय हुई। इन प्रतियोगिताओं में प्रतिस्पर्धा का आधार मुख्यतः सांप्रदायिक ही हुआ करता था। लोग उन्हें हिंदू टीम, मुसलमान टीम और पारसी टीम कहते थे। लेकिन पारसी क्रिकेट से तब भी ये सब बहुत पीछे था। छाते और कपड़ों से क्रिकेट खेलने वाले लड़के बड़े हुए, कारोबारी बने, और उन्होंने 1828 में भारत का पहला पारसी क्रिकेट क्लब बना डाला। इसका नाम था ओरिएंटल क्लब। कुछ सालों बाद इसका नाम बदल दिया गया और जोरोस्ट्रियन क्लब कर दिया गया। 150 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, यह क्लब आज भी है और चल रहा है। 1850 से 60 के बीच मुंबई में 30 से ज्यादा पारसी क्रिकेट क्लब थे। उस वक्त के एक प्रतिष्ठित पारसी कोवासजी जहांगीर ने पारसी लड़कों को मुफ्त में अच्छी क्रिकेट किट देना शुरू किया, और ये तादाद काफी बड़ी थी। सोराब जी, सपूर जी टूर्नामेंटों में बड़े बड़े इनाम रखा करते थे, यानी कि अब पारस क्रिकेट के खेल पर खूब पैसा बहा रहे थे। आजादी के बाद भी पारसियों का जलवा भारतीय क्रिकेट टीम में काफी दिनों तक बना रहा। एक वक्त ऐसा था कि जब भारतीय क्रिकेट में 4 पारसी खेला करते थे। अब क्रिकेट का खेल एलीट तबके से निकटकर जनसामान्य का खेल हो चुका है, और पारसी समुदाय भी अपनी घटती जनसंख्या से जूझ रहा है। क्रिकेट में उसकी भूमिका बहुत सीमित हो चुकी है, और भारत आज क्रिकेट की शक्तिपीठ है। फिर भी भारत के क्रिकेट शक्तिपीठ को इस छोटे कारोबारी समुदाय का कृतज्ञ तो होना ही चाहिए, क्योंकि उसने क्रिकेट जैसे खेल जो हमें बहुत सारा मनोरंजन, रोमांच और उम्मीद देता है, वो भारत में फैलाया और उसका शुरुआती इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। तो आज यहीं तक। क्रिकेट और खेल से जुड़ी ऐसी दिलचस्प कहानियों के लिए मैट बल्ला बाल से जुड़िए। हम ऐसी कहानियां आप तक लेकर आते रहेंगे।